हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मौर्य वंश के बारे में कुछ रोचक तथ्य और उससे जुड़ी हुई कुछ कथाएं बताने जा रहे हैं जो कि आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम और नॉलेज में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद साबित करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं थ्योरी सेशन की ओर। 4वीं सदी बीसी में नंद के राजाओं ने मगध राजवंश पर शासन किया और ये राजवंश उत्तर का सबसे ताकतवर राजा था। एक ब्राह्मण मंत्री जो जिसे हम चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जिसने मौर्य परिवार से चंद्रगुप्त नामक एक नवयुवक को प्रशिक्षण दिया और चंद्रगुप्त ने अपने सेना का अपने आप संगठन किया और 322 बीसी में जो नंद वंश है उसका तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद जो चंद्रगुप्त के प्रांतीय प्रशासन थे उसके बारे में कुछ पॉइंट हैं। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। ठीक है, जिसमें सूर्यकांत अशोक ने इसमें चंद्रगुप्त मौर्य था। जिसमें पहला जो प्रांतीय प्रशासन था उसका नाम प्राची था, जिसे मध्य देश या पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। दूसरा जो प्रशासन था वो उत्तरापथ था, जिसे तक्षशिला के नाम से जाना जाता था। और जो तीसरा था वो दक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता था, जिसे स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं। और चौथा था अवंती राष्ट्र, जिसे उज्जैनी के नाम से जानते हैं आज में। और पांचवा था कलिंग, जिसे तौसली के बारे में जानते हैं। इस कलिंग की लड़ाई के बाद जो मौर्य अशोक था उन्होंने बुद्ध जो धर्म है उसकी तरफ अपना रुख मोड़ लिया था। ठीक है गाइस, हम आपको अशोक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं वो कवर कर लेते हैं। तो चलते हैं अगले पार्ट की ओर। बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व 274 ईसा पूर्व से लेकर बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जिसे ग्रीक लेखों में अमित्रघात कहा गया था। वायु पुराण में मदरसाल तथा जैन ग्रंथों में शीर्षेन कहा गया था। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्दला था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। बिंदुसार आजीवन धर्म का अनुयायी था। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिंदुसार आजीवन धर्म का अनुयायी था, आजीवक। प्लानी के अनुसार मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय, जिसे डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एथेनियस नामक यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम को मैत्रीपूर्ण पत्र लिखकर निम्न 3 वस्तुओं की मांग की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जिसमें मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक थे। ये 3 वस्तु थी। ठीक है गाइस, और इसका विवरण हमें अशोकाबाद माला में उपगुप्त द्वारा अशोक में दिए गए धर्म उपदेश की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये बिंदुसार थे, ये उनकी मकबरा था। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। अशोक की माता का नाम शुभद्रागी नाम था और अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी लघु शिलालेख में मिलती है। अशोक की राजकीय जो घोषणा है लघु स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी पिगलबस ने पहले की थी। अशोक का समकालीन तुर्मे मिस्र का शासक था। अशोक की उपाधि देवनाम प्रिय की उपाधि और दशरथ से धारण की गई थी। ठीक है गाइस, अशोक ने 2 उपाधि ली थी, देवनाम प्रिय और दशरथ। राजतरंगिणी ग्रंथ से पता चलता है कि जो श्रीनगर है, जिसे कश्मीर के अंतर्गत आता है, वह नगर के संस्थापक अशोक था, जो सारनाथ स्तंभ के फलक पर अंकित पशुओं का सही क्रम हाथी, अश्ववृष और सींग है। गाइस, ये भी याद रखिए, पूछा जाता है कहीं को भी एग्जामों में कि जो सारनाथ स्तंभ है उसके फलक पर कितने पशु अंकित थे, उनके नाम बताइए। ठीक है, थे हाथी थे, अश्व था, वृषण थे और सिंह था। अशोक ने धर्म की परिभाषा राहुलबाद सूर से ली थी। अशोक ने अपने राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक की धार्मिक जो सहिष्णुता की नीति 12वें शिलालेख में मिलती है। अशोक का एकमात्र दिल्ली
टोपरा अभिलेख, जिस पर अशोक के सातों स्तंभों से लेख उत्कृत है। गाइस ये अशोक के जो शिलालेख है उस पर लिखे गए कुछ विषय हैं और ये स्तंभ है, ठीक है, जो दिल्ली का टोपरा में स्थित है। अभी तक अशोक के 47 से अधिक स्थानों पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यह अभिलेख राजकीय आदेश के रूप में जारी किए गए थे। अशोक ने अधिकांश अभिलेख ब्रह्मलिपि एवं प्राकृतिक भाषा में लिखवाए थे। सामान्यतः अशोक के अभिलेखों में 3 लिपियां का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये लिपि है ब्रह्मलिपि, खरोष्टी लिपि और ग्रीक लिपि। जो खरोष्टी लिपि है वो मसेरा, हजारा, पाकिस्तान और जो शहबाज गढ़ी अभिलेख से प्राप्त यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। और जो ग्रीक लिपि है वो सारे कुंजा अभिलेख द्विभाषी अभिलेख है, ठीक है। अशोक ने 3 भाषाओं में अपने स्तंभ में लिखा था, ब्रह्मलिपि, खरोष्टी लिपि और ग्रीक लिपि, ये याद रखिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण इनमें से क्या थे? अशोक के जो उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, वह पारिस्थितिक के अनुकूल नवीन नीति अख्तियार नहीं कर सके। परवर्ती मौर्य के सामने तेजी से शासक बदलने के कारण राजनीतिक व प्रशासनिक अर्थव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अशोक की धर्म नीति ने साम्राज्य के सैन्य आधार को कमजोर कर दिया था। इसी कारण मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। गाइस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने आपको थ्योरी सेशन में करा दिए गए हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो इसके बेस पर हम आपको कुछ एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। मिनिमम 50 से 60 एमसीक्यू होंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम में उन्हीं में से एमसीक्यू आते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ओके गाइस, अब जो थ्योरी के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लेते हैं। तो चलते हैं आज के पहले सेट की फर्स्ट एमसीक्यू की ओर। हमारा पहला एमसीक्यू है, चाणक्य का अन्य नाम इनमें से क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था, ठीक है गाइस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी तुलना जो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक, ठीक है गाइस। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त कर लिया था। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिससे उसको प्रभावित किया? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, करुबाकी। करुबाकी सम्राट की वह पहली पत्नी थी जिसने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जिसके बाद सम्राट अशोक अपना रुख बुद्ध धर्म की ओर मोड़ लेते हैं और जो युद्ध नीति है वो छोड़ और त्याग देते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, जो अर्धम गंधी है उसको अशोक द्वारा सभी अभिलेखों में एकरूपता से प्रकट किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, अर्धमागंधी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तक्षशिला में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, मौर्य सम्राट अशोक, जिन्होंने देवाम प्रियदर्शिनी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमने आपको ये थ्योरी में भी पढ़ा दिया है, ठीक है गाइस।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य जिसे चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य जिसे हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, मतलब अपना लिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध है। गाइस, जो कलिंग का युद्ध था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर अपना रुख मोड़ लिया था, उस धर्म को अपना लिया था और जितने भी युद्ध थे वो सब छोड़ दिए थे। ठीक है, हमने आपको पहले थ्योरी में बता चुके हैं। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाणक्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का। ठीक है, जो एमपी में स्थित सांची स्तूप है वो बौद्ध कला का निरूपण करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना इनमें से किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है गाइस, पण। जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी वह पण थी। ठीक है, उसका नाम पण था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, अजात शत्रु, जो मौर्य वंश के शासक नहीं थे। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और बिंदुसार ये सारे मौर्य साम्राज्य के वंशज हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, कुणाल, जो अशोक के बाद गद्दी का उत्तराधिकारी था, कुणाल। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, विशाख दत्त, जहाँ पर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है इस किताब में। ठीक है, जिसे विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस। ये काफ़ी एग्जामों में आ चुका है ये प्रश्न गाइस, तो इसे याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो राज दरबार की दुर्विसाधियों के बारे में बताया करता था ये मुद्रा राक्षस। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है गाइस, हमने आपको ये इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू करा दिए गए हैं। आप इसमें जो 20 और एमसीक्यू हैं वो भी कराने जा रहे हैं, तो वो वीडियो को, वो टॉपिक को भी प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो चलते हैं दूसरे सेट की ओर। हेलो गाइस, अब जो मौर्य काल का शासन था उसका सेट 2 कर लेते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। पहला एमसीक्यू है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के
त्रिभिद आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, जो अर्थशास्त्र थी वो चाणक्य ने लिखी थी और चाणक्य चंद्रगुप्त के समकालीन थे। हमारा अगला प्रश्न है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य द्वारा। ठीक है, मौर्य ने ही, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने नंद वंश का पतन करके अपने राज्य की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। ठीक है, और जो चाणक्य थे वो तक्षशिला में ही टीचर थे। ठीक है, उस जमाने में जो पढ़ाते थे अपने जो स्टूडेंट को, तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, उसमें ही चाणक्य टीचर थे। और वहीं से जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसे प्रशिक्षण देकर नंदवंश की जो राजा था उसके खिलाफ खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, तक्षशिला में जो चाणक्य थे वो टीचिंग का काम किया करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, इंडिका। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त ने जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ लिखा था उसमें मौर्य वंश का काफ़ी विस्तृत वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिका। ठीक है, जो मैग्नेस्टीन की पुस्तक है इंडिका, उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, इंडिका। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? इसका राइट आंसर होगा प्राकृत। जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें जो उपयुक्त की गई भाषा वो प्राकृत है। ठीक है, प्राकृत में लिखे गए हैं वहाँ पे जितने भी वर्ड हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, जो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में। हमारा अगला एमसीक्यू है, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो राजनीतिक नीतियाँ हैं उसके बारे में जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है वो काफ़ी गहरे प्रभाव से प्रकाश डालती है। ठीक है, राजनीतिक नीतियों में। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका, जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, ये सारे अशोक ने युद्ध में जीत लिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, जिन्होंने पहली बार अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
लकड़ी से। ठीक है गाइस, जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो लकड़ी द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, बराबर जिसे गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? इसका राइट आंसर होगा अजीबिको ने। ठीक है, जिन्होंने जो गया जिला है और बराबर की गुफाओं का उपयोग अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा अजीबिको ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें यह पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव था वो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से। हमारा अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह कौन सा स्तंभ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो भ्रावो स्तंभ है उस स्तंभ में केवल यह बताया गया है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ में। ठीक है, ये लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब इसका आखिरी और इम्पोर्टेंट जो सेट है वो करवा दे रहे हैं। इसके बाद हमने आपको जो इम्पोर्टेंट 60 MCQ हैं विथ थ्योरी वो पूरी एक ही वीडियो में करा दी है। इसके अलावा आपको प्रत्येक एग्जाम में कोई भी इस MCQ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अगले सेट की ओर। ये लास्ट सेट होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। ठीक है गाइस, ओके गाइस, ये मौर्य काल का जो MCQ है उसका सेट 3 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट सेट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। चलते हैं इसके MCQ की ओर। इसका पहला MCQ है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो वेदों की प्रति उदासीनता है वह बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है गाइस, सॉरी गाइस, आत्मदमन है, सॉरी आत्मदमन। ठीक है, मिस्टेक की गलती हो गई गाइस, क्योंकि हमने जो सेट बनाया था उसमें सी ऑप्शन सेकंड नंबर पे दे दिया था, तभी आत्मदमन, सॉरी। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बुद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? हमारा अगला प्रश्न है, जो सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, अशोका द्वारा। अब हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज इनमें से कौन था? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, जो जेम्स प्रिंसिप है उन्होंने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक है, प्राकृत भाषा में। तो यह भी याद रखिए, अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और सबसे पहले पढ़ने वाला अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मैग्नेस्तीनिस भारत में किसके दरबार में आए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मैग्नेस्तीनिस हैं वो भारत में
सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जिन्होंने मेगस्थनी इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, 305 ईसा पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस को पराजित किया गया था। और जो सेल्यूकस की बेटी थी हेलेना, उसके साथ चंद्रगुप्त का विवाह कर दिया गया था सेल्यूकस ने। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राह जनता के संपर्क में रहता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोका, जो प्राह जनता के संपर्क में हमेशा रहता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए उन्होंने त्याग दिया। ठीक है गाइस, कलिंग के युद्ध के बाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो प्राकृत और ब्राह्मी भाषा है उसमें अशोक के अधिकांश अभिलेख भाषा व लिपि में हैं। ठीक है, प्राकृत और ब्राह्मी। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या निम्न कुल शब्द का उपयोग किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें क्या बताते हैं? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, जो दूसरा और 13वां जो शिलालेख है वो हमें संगम राज के बारे में बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, दूसरा और 13वां शिलालेख अशोक का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो मस्की है उसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, मस्की राज्य देश में। ठीक है गाइस। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के स्तंभों के बारे में गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये स्तर स्तंभों के बारे में गलत है, जो अशोक का व्यापक स्तंभ था। ठीक है, ये गलत लिखा गया है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, अशोक द्वारा। श्रीनगर की स्थापना अशोक द्वारा की गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो अर्थशास्त्र है चाणक्य की, उस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, अर्थशास्त्र में। हमारा अगला प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, उपगुप्त से। ठीक है, ये काफ़ी
एग्जामों में प्रश्न बनता है कि अशोक ने जो शिक्षा ली थी वो किससे ली थी। आंसर होगा उपगुप्त। ठीक है गाइस, हमने आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी से लेके एमसीक्यू तक पूरा डिटेल एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही हम आपको जो हिस्ट्री से लेकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो लाते रहेंगे। ठीक है गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।